अस्सलाम वालेकुम। ऑफिशियल कहानी मरकज पर खुश आमदीद। मेरी सास अजीब व गरीब हरकतें करती थी। कभी कभी तो मुझे शुबा होता था जैसे वो जानबूझकर पागलों की सी हरकतें करती हैं, मगर फिर मैं अपनी सोच को झटक देती क्योंकि सास का रवैया दिन ब दिन बहुत ही पुरस्कार सा होता जा रहा था। मेरे शौहर को अपनी माँ की ज्यादा फिक्र नहीं थी। वो बस मुझे कहता कि उनको 2 वक्त का खाना दे दिया करो, बाकी इतना ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। मैं उनकी बात सुनकर हैरानी में मुब्तला हो जाती कि ये कैसा बेटा है जो अपनी माँ को ऐसे कहता है, मगर शौहर के आगे बोलने की इजाजत नहीं थी, सो मैं चुप रहती। सास रोज घर से गायब हो जाती। जब वापस आती तो उसके पास नोटों की गठियां होती थी। वो मुझे सारे पैसे दे देती और कहती, बहू किसी को बताना नहीं। जब शौहर को पता चलता तो वो अम्मी को कमरे में बांध देता और मुझे सख्ती से तलकीन करता कि अब ये घर से कहीं नहीं जाएंगी। मैं भी उनकी बात का जवाब झट से देती कि ठीक है, मैं ख्याल रखूंगी, नहीं जाएंगी। मेरे पास दिन ब दिन पैसे ज्यादा होते जा रहे थे। सास जब भी गायब होती वापसी पर मुझे नोटों की थद्दियां ला देती। अब मैं भी जानबूझकर अम्मी की रस्सियां खोल देती कि चलो अम्मी की वजह से कुछ पैसे तो घर आते हैं ना। मुझे अब तजस्सुस सा होने लगा था कि आखिर इतने पैसे सास कहाँ से लाती हैं। एक दिन मैं सोई हुई थी कि सास चुपके से घर से निकल गई। जब मेरी आंख खुली तो देखा कि मेरा शौहर अम्मी को ढूंढ रहा था। जब उसे वो कहीं ना मिली तो वो घर से बाहर निकल गया। शौहर गुस्से में था। मैं अपने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर शौहर का पीछा करना शुरू हो गई ताकि देखूं तो सही कि मेरा शौहर सास को कहाँ से पकड़ कर लाता है और वो पैसे कहाँ से आते हैं। ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि मेरा शौहर मेरी सास के साथ। मेरा नाम हानी है। मेरी उम्र 25 बरस है। मेरा ताल्लुक इस खानदान से था जहाँ पर बेटियों के बालिग होने पर फौरन ही उनकी शादी कर दी जाती थी। कबीले वालों का कहना था कि लड़की ज़ात जितनी जल्दी अपने घर की हो जाए उतना ही अच्छा है। मेरी उम्र 18 साल थी जब मेरी शादी हो गई। मेरे कबीले में से किसी भी लड़के से मेरा जोड़ नहीं बनता था। ताहम अब्बा ने मेरी बात अपनी दोस्त के बेटे जो कि दूसरे कबीले से ताल्लुक रखते थे उनसे कर दी। अब्बा के दोस्त ने मेरी शादी करवा दी और यूं मैं अपने ससुराल आ गई। ससुराल में मेरा शौहर अकलौता था। ससुर शायद फौत हो चुके थे क्योंकि घर में कोई भी उनका नाम नहीं लेता था। एक बार मैंने आकिब से उनके अब्बू का पूछा तो उन्होंने मुझे बुरी तरह से झड़क दिया और कहा कि आज के बाद मैं माजी का कोई सवाल नहीं पूछूंगी। उन्होंने इस कदर सख्ती से कहा कि मेरी तो दोबारा हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं कुछ पूछूं। आकिब अम्मी को बहुत कम बुलाते थे, जैसे अम्मी उनकी सगी माँ नहीं है, जबकि अम्मी इसके बरक्स थी। वो आकिब पर जान निछावर करती थी। मैं अपने ससुराल में आते ही फौरन सबसे जिम्मेदारी संभाल ली थी। मेरा ताल्लुक सिंध के गांव से था जबकि मेरी शादी पंजाब में हो गई और यूं मैं अपने मायके से बहुत दूर आ गई। अब्बा के दोस्त ने अब्बा को बहुत यकीन दहानी करवाई थी कि आपकी बेटी वहां खुश रहेगी। अब्बा भी मुतमईन थे क्योंकि उनका वो दोस्त अब्बा के बेहद करीबी था। ससुराल में आकर कुछ अर्सा तो मैं नॉर्मल रही, लेकिन फिर मुझे अजीब सी हरकतें महसूस होने लगी, जैसे घर में कोई गैर मामूली काम हो रहा हो। मेरी सास फैशन की दिलदादा थी। वो हर वक्त खुद को बना कर रखती। बनाव सिंगार करना उसका पसंदीदा काम था। मेरी सास एक पागल खातून थी जो अजीबो गरीब काम करती थी, जिन पर शौहर बहुत गुस्सा होता और कभी कभार तो अम्मी को कमरे में बंद कर दिया करता। मुझे उन्होंने हिदायत की थी कि मैं अम्मी को घर से कहीं बाहर नहीं जाने दूंगी। अम्मी बहुत कोशिश करती कि वो जैसे तैसे चली जाएं, लेकिन मैं उनकी हर कोशिश नाकाम कर देती। मुझे आकिब ने सख्ती से मना किया था कि मैं उनकी निगरानी करूंगी। एक दिन सास ने मुझे आवाज लगाई। उनकी आवाज में ऐसी लर्जिश थी कि मैं फौरन उनके पास गई कि कहीं उनकी तबीयत खराब ना हो जाए। जब मैं कमरे में गई तो उन्होंने मुझे अपनी अलमारी खोलने को कहा। मैंने अलमारी खोली। फिर अम्मी ने मुझे एक चाबी पकड़ाई और कहा, इसे खोलो और जो कुछ भी अंदर हो वो तुम्हारा होगा। मैंने जो ही दरवाजा खोला मेरे होश उड़ गए क्योंकि दराज में नोटों की थद्दियां थी। वो सारे पैसे सास ने मुझे दे दिए और कहा कि ये बात मैं आकिब को ना बताऊं। अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। मैंने झट से सर हिलाया और कहा, अम्मी बेफिक्र हो जाएं, उनको पता नहीं चलेगा। मैं पैसे देखकर बेतहाशा खुश थी।
सास ने मुझसे डील की कि मैं उसको आकिब के घर से जाने के बाद जाने दिया करूंगी, तो वो बहुत से पैसे रोजाना मुझे दिया करेंगी। मुस्तकिल में ये पैसा मेरे काम आ सकता था। इसलिए सास से कहा, ठीक है अम्मी, आकिब को नहीं बताऊंगी, आप चली जाया करो। अब रोज ऐसे ही होने लगा था। शौहर के घर से जाते ही सास गायब हो जाती और उनके घर आने से पहले ही लौट आती, और आते ही वादे के मुताबिक बहुत सी थद्दियां मुझे थमा देती। मेरे पास पैसा वाफर मिकदार में होने लगा। इनमें से कुछ पैसे मैं अपने घर भिजवा देती। हम दो ही तो बहनें थी। अब्बा ज्यादातर बीमार रहते थे, इसीलिए उनको भेज देती ताकि घर का कुछ खर्चा चल जाए। आकिब को मुझ पर कोई शक नहीं हुआ था। हमारा काम बखूबी जारी था। सास मुझे पैसे देती, मैं खुद रखकर बाकी पैसे भिजवा देती, और इस तरह सास का भी काम हो जाता। मुझे अब तजस्सुस होने लगा था कि आखिर सास कहाँ जाती है जो इतना पैसा लाती है। अगर मैं भी सास के साथ मिल जाऊं तो पैसे डबल हो सकते हैं। ये सोचकर मेरे जहन में हर वक्त ये बात सवार रहती। एक दिन अम्मी घर नहीं थी तो अचानक आकिब आ गए और आते ही अम्मी का पूछने लगे। मैं पहले तो डर गई, फिर मैंने लाइल्मी का इजहार किया कि कमरे में ही होंगी, मुझे नहीं पता, मैं सो गई थी, मेरी तबीयत कुछ खराब थी। आकिब सीधा अम्मी के कमरे में चले गए और वहां सास को न पाकर तैश में आ गए। उन्होंने मुझे बहुत बुरा भला कहा। मैं सास को फोन करके वापस बुलाना चाहती थी, मगर आकिब की अकाबसी नजरें मेरे पर जमी हुई थी। उन्होंने मुझे सर्द आवाज में कहा कि अगर हानि तुम्हें कुछ भी इल्म हुआ कि अम्मी को तुमने भेजा है तो याद रखना मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा। पहले तो मेरा दिल किया कि आकिब को सब सच सच बता दूं, फिर पैसे की लालच ने मुझे चुप करवा दिया। 2 घंटे के लंबे इंतजार के बाद सास घर आ गई। वो मेरा चेहरा देखकर जान गई थी कि सूरत हाल कुछ तशवीशनाक है, इसीलिए उन्होंने जहन को पहले से ही तैयार कर लिया था। आकिब ने सख्ती से अम्मी से पूछा कि वो कहाँ गई थी, तो सास ने करख्त नजरों से उसकी तरफ देखा और कहा, मैं उनके किसी भी मामले से दूर रहूं। शौहर अब आपे से बाहर हो रहा था। वो बार बार एक ही बात कर रहा था कि आप क्यों वहां जाती हैं, क्यों मेरी इज्जत का जनाजा निकालना चाहती हैं। 1000 बार समझा चुका हूं कि आप वहां ना जाया करें। आपका बेटा जवान है, कमा रहा है, अम्मी आप क्यों अपनी आकिबत खराब कर रही हैं। आकिब ने साथ रोना भी शुरू कर दिया। उनकी आंखों में आंसू देखकर सास तड़प कर आगे बढ़ी, लेकिन इतनी देर में आकिब जा चुका था। सास वहीं बेड पर आंखें मीच कर बैठ गई। मैं कुछ भी पूछने से इज्तनाब कर रही थी, इसलिए किचन में आकर रात का खाना बनाने लगी। ऐसा क्या था जो सास और शौहर मुझसे छुपा रहे थे। सास इतना पैसा कहाँ से लाती थी, ये सोचकर मेरे जहन में मुसलसल गर्दिश हो रही थी। शाम के खाने के बाद सास ने मुझे मेरी रकम थमाई। मैं अपने कमरे में आ गई। वहां आकिब पहले से ही बैठे थे। मैं जब कमरे में दाखिल हुई तो मुझे तेज नजरों से घूरने लगे। पहले तो मैं थोड़ा गड़बड़ा गई, फिर संभल कर अलमारी की तरफ बढ़ गई। शौहर ने मुझे बुलाया और कहा, हानि आज के बाद अम्मी घर से गई तो तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। मैं उनकी निगरानी तुम्हारे जिम्मे लगाकर जाता हूं, मगर तुम मुसलसल लापरवाही कर रही हो। शौहर की बात सुनकर मैं डर गई, इसीलिए जी कहकर उठ गई। मेरे शौहर पुलिस में एसएचओ थे। उसकी नजर से कोई भी दुश्मन या मुनाफिक बच नहीं सकता था। मैं तो फिर उसकी बीवी थी। मुझे लगता था जैसे उनको पता चल गया है कि मैं अम्मी के साथ शामिल हूं, लेकिन अगर उनको पता होता तो मुझसे जरूर पूछते। अगले दिन आकिब ने रात वाली बात याद करवाई और ड्यूटी पर चले गए। सास ने मुझे बुलाया और कहा, बहू मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे लिए कुछ हल्का सा बना दो। उनका चेहरा सर्द पड़ चुका था। मैं फौरन उनके लिए चाय बनाने लगी। जब चाय बनाकर कमरे में गई तो सास वहां मौजूद नहीं थी। मैंने उनको हर जगह देख लिया, मगर वो गायब थी। अब मुझे अपने सर पर तलवार लटकती हुई नजर आ रही थी। मैंने फौरन आकिब को फोन करके सारी सूरत हाल से आगाह किया। कुछ देर बाद शौहर ने घर देखा तो अम्मी घर में नहीं थी। वो गुस्से के आलम में चले गए। मैं भी अब तजस्सुस में थी कि आखिर ये सास जाती कहाँ है, इसीलिए मैंने शौहर का पीछा करना शुरू कर दिया। जब शौहर सास के ठिकाने पर पहुंचा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि सास एक आलीशान घर में थी। मुझे मामला समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चक्कर है। मैं वही दरवाजे के पीछे छुप गई ताकि देखूं तो सही क्या आखिर माजरा क्या है। आकिब बहुत गुस्से में लॉन की जानिब बढ़े जहां सास किसी आदमी का मुंह साफ कर रही थी। आकिब ने जाते ही उनको हाथ से पकड़ा और खींचने की कोशिश करने लगे। सास ने उनका हाथ झटक दिया और कहने लगी, दफा हो जाओ यहां से आकिब। क्या मैंने तुम्हें इस दिन के लिए बड़ा किया था कि तुम मां के साथ जोर जबरदस्ती करो। वो आदमी की आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे।
میرا شوہر خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ ساس دوبارہ اس آدمی کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ گیٹ پر بیٹھے چوکیدار نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ وہ اونچی آواز میں چور چور کہنا شروع ہو گیا۔ میں ڈر کے سامنے آ گئی تو ساس کی نظر مجھ پر پڑی۔ انہوں نے چوکیدار کو کہا، بہو ہے میری، آنے دو ادھر۔ میں وہیں لان میں چلی گئی۔ ساس سے میں نے بہت سے سوالات پوچھنا چاہتی تھی مگر میری ہمت جواب دے گئی تھی۔ میری آنکھوں میں سوالات کا سمندر دیکھ کر وہ خود ہی مجھے بتانے لگی، جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میری ساس کی نارمل زندگی اتنی دشوار ہو سکتی ہے۔ وہ مجھے اپنا ماضی بتا رہی تھی۔ سامنے بیٹھا آدمی ان کا شوہر تھا، یعنی کہ میرا سسر۔ وہ آدمی اور ساس کی شادی گھر والوں کی مرضی سے ہوئی تھی۔ شروعات کے دنوں میں دونوں خوش تھے۔ 1 سال بعد اللہ نے ساس کو عاقب جیسا بیٹا دے دیا تھا۔ ساس بتا رہی تھی اور ساتھ ساتھ رونے میں مشغول تھی۔ سسر کا سر شرم سے مزید جھک گیا تھا۔ لیکن جب عاقب 2 سال کا ہوا تو فیض کو کسی لڑکی سے محبت ہو گئی۔ ہانی، انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ وہ دوسری بیوی سے محبت کا بھوت اس قدر سوار تھا کہ میں اور میرا بیٹا مکمل طور پر ان کے لیے فراموش ہو چکے تھے۔ لیلا، دوسری بیوی کے کہنے پر انہوں نے ہم دونوں ماں بیٹے کو گھر سے نکال دیا۔ اس وقت عاقب 2.5 سال کا تھا۔ میں حاملہ تھی۔ میرے گھر والے کسی حادثے میں مر گئے تھے، اسی لیے میں 2 راتیں سڑک پر گزار چکی تھی۔ وہاں ایک عورت نے مجھ سے کہا کہ وہ میری مدد کرے گی۔ میں اس کی بات مان کر چل پڑی، لیکن میرے سر پر آسمان تک گرا جب پتہ چلا کہ وہ مجھے کوٹھے پر لے آئی ہے، جہاں سے واپسی ناممکن ہے۔ میں روز مرتی تھی، روز جیتی تھی۔ ایک دن ایسا نہیں تھا جس دن فیض کی بے وفائی مجھے یاد نہ آئی ہو۔ ہانی، کچھ عرصہ میں وہاں رہی۔ عاقب بڑا ہو رہا تھا۔ میں جلد اس جگہ سے نکل جانا چاہتی تھی۔ میرا بیٹا روز مجھے روتے دیکھتا تھا۔ اسے اپنے باپ سے نفرت ہو گئی تھی۔ ایک ایسا ہی دن تھا کہ اللہ نے میری سن لی اور ہم دونوں ماں بیٹا وہاں سے بھاگ آئے۔ میں اور عاقب دوسرے شہر میں آ گئے تھے۔ میں نے محنت کر کے عاقب کو پالا۔ کوٹھے پر جانے کے بعد دوسرا بچہ میرا ضائع ہو گیا۔ عاقب نے بہت محنت کی، میرا ساتھ دیا اور کم عمری میں ہی نام کما لیا۔ آج میرا بیٹا پولیس میں ہے۔ کافی سالوں بعد فیض کے دوست نے ہم سے رابطہ کیا اور فیض کی حالت بتائی کہ ان کو کینسر ہے۔ ان کی بیوی تبھی سب جائیداد لے کر بھاگ چکی تھی۔ فیض نے ہمیں بہت تلاش کیا مگر ہم کہیں نہ ملے۔ اب میں یہاں روز آتی ہوں، ان کی خدمت کرتی ہوں۔ عاقب فیض کو اپنا باپ نہیں مانتا۔ میں تمہیں پیسے دے کر آئی تھی تاکہ تم کسی کو نہ بتاؤ۔ ساس کی ساری کہانی سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے گھر آ کر عاقب سے بات کی، ان کو بہت سمجھایا مگر وہ کسی طور نہ مانے۔ ان کو لگتا تھا کہ ان کا بچپن، ان کی ماں کی عزت سب ابو کی وجہ سے ختم ہوئی ہے، مگر ابو کی بگڑتی طبیعت نے ان کے دل کو موم کر دیا تھا۔ یہ ابو کو معاف کر چکے تھے۔ ڈاکٹرز نے سخت تلقین کی تھی کہ ان کا خیال رکھا جائے۔ ان کی موت کب واقع ہو جائے کچھ پتہ نہیں۔ ساس اور شوہر ہر وقت سسر کے ساتھ رہتے۔ مجھے بھی وہ بیٹی کہتے تھے۔ میں دل و جان سے ان کی صحت یابی کی دعا کرتی ہوں۔ شاید میں تب لالچ نہ کرتی، تب ہی ساس سے پوچھ لیتی تو عاقب اپنے باپ سے مل لیتے اور باپ اپنے بیٹے سے۔ لالچ بری بلا ہے، جب یہ رشتوں میں آ جائے تو پھر رشتے نہیں سودے ہوتے ہیں۔